ये बात सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगे जो एक रेडिट यूजर ने कही है, लेकिन जरा सोचिए, क्या ये वही निराशा नहीं है जो हम में से कई लोग अपनी शहरी जिंदगी में रोज महसूस करते हैं? चलिए, इसी सवाल की तह तक जाते हैं। 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण ने हमारे शहरों की हालत को बताने के लिए एक बहुत सटीक शब्द दिया है, शासित अराजकता। इसका मतलब ये नहीं कि कोई शासन ही नहीं है, बल्कि शासन तो है पर नतीजा अराजकता है। सोचिए, एक सड़क है जिस पर गड्ढे हैं, स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है और कूड़े का ढेर लगा है। अब वहां नगर पालिका भी है, बिजली विभाग भी है और सफाई विभाग भी है, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बस यही है शासित अराजकता। तो अगर इस समस्या को ठीक करना है तो हमें सबसे पहले इसकी जड़ को समझना होगा। हमें ये जानना होगा कि इस रोज की भागदौड़ और अव्यवस्था के पीछे सिस्टम की कौन सी बड़ी खामियां छिपी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक असली समस्या यही है। एक तो है शासन की कमी, मतलब जब कुछ गलत होता है तो किसी की जवाबदेही ही नहीं होती, और दूसरी है एजेंसी की समस्या। इसको ऐसे समझिए कि एक ही सड़क को बनाने या खोदने के लिए जल बोर्ड, बिजली विभाग और नगर निगम आपस में ही लड़ रहे हैं और किसी को पता ही नहीं कि असल में इंचार्ज कौन है। नतीजा, पूरी व्यवस्था ठप। ये लाइन ना पूरी कहानी बता देती है। हमारे शहरों की जो अपनी सरकारें हैं, यानी नगर पालिकाएं, वो पैसों के मामले में दुनिया में सबसे कमजोर हैं। वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए खुद पैसा ही नहीं जुटा सकती, और इसी वजह से हमारे शहर एक ठहराव के जाल में फंस गए हैं और सालों साल हमारे मोहल्ले की टूटी सड़कें और जाम नालियां वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं। और देखिए, ये समस्याएं कोई आज की नहीं हैं। इनकी जड़ें तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। हम आज भी एक ऐसा सिस्टम ढो रहे हैं जो बनाया तो किसी और मकसद के लिए गया था। देखिए कैसे 1898 में बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने प्लानिंग को लोकतंत्र से ही अलग कर दिया। फिर 1960 में हमने एक ऐसा कानून अपना लिया जो पहले से ही आउटडेटेड था। 1992 में 74वें संशोधन ने शहरों को ताकत देने की एक अच्छी कोशिश की, लेकिन आज भी उन्हीं पुराने औपनिवेशिक ट्रस्टों के नए रूप यानी विकास प्राधिकरण हमारे शहरों की प्लानिंग करते हैं। मतलब आज भी शहरों की किस्मत का फैसला वो लोग नहीं कर रहे जिन्हें हम चुनते हैं, बल्कि वो अफसर कर रहे हैं जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। और 1992 का वो इतना बड़ा सुधार इतना बेअसर क्यों रहा? सिर्फ एक शब्द की वजह से। संविधान ने राज्यों से कहा कि वे शहरों को शक्ति दे सकेंगे, ये नहीं कहा कि उन्हें शक्ति देनी होगी। बस इस करेगा की जगह कर सकेगा लिखने से राज्य को एक तरह की छूट मिल गई। नतीजा, आज 30 साल बाद भी सिर्फ 40% राज्यों ने इसे आधे अधूरे तरीके से लागू किया है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, मृत पूंजी या डेड कैपिटल। सुनने में भारी लगता है पर मतलब सीधा है। कल्पना कीजिए, किसी के पास सोने का एक बिस्किट है, लेकिन वो उसे तिजोरी से बाहर ही नहीं निकाल सकता। तो वो सोना कीमती तो है पर किसी काम का नहीं। हमारे शहरों में जमीन के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स। आसान भाषा में कहें तो FSI ये तय करता है कि एक जमीन पर कितनी ऊंची इमारत बन सकती है। अगर FSI कम है तो इसका मतलब है कि शहर ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकता, उसे बाहर की तरफ फैलना ही पड़ेगा। जरा इन आंकड़ों को देखिए। मुंबई का FSI है लगभग 4, दिल्ली का 3 और अब देखिए हांगकांग 25। इसका मतलब साफ है, हमने अपने शहरों को ऊपर की ओर बढ़ने से जबरदस्ती रोक रखा है और उन्हें फैलने पर मजबूर कर दिया है। और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? शहर बेतरतीब ढंग से बाहर की ओर फैलते जाते हैं। और जब शहर ऐसे फैलता है तो हर घर तक पानी, सीवेज, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना बहुत बहुत महंगा हो जाता है, और इसका बोझ आखिर में हम पर ही पड़ता है। तो हमने नीतियों की बात की, इतिहास की बात की, लेकिन इस सबका उन करोड़ों लोगों पर क्या असर पड़ता है जो रोज इन शहरों में जीते हैं, काम करते हैं और अपने सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं? 2,90,00,000 ये भारत के शहरों में घरों की कमी का अनुमानित आंकड़ा है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस कमी का 99% हिस्सा कम आय वाले परिवारों को झेलना पड़ता है। ये चार्ट दिखाता है कि किफ़ायती घरों की सप्लाई कितनी तेजी से गिरी है। देखिए, जब FSI जैसे नियमों की वजह से जमीन इतनी महंगी हो तो बिल्डर भी किफ़ायती घर क्यों बनाएगा? वो तो लग्जरी प्रोजेक्ट्स की तरफ ही जाएगा जहां ज्यादा मुनाफा है। आर्थिक सर्वेक्षण इसे रहने की योग्यता का अंतर कहता है। मतलब लोगों के सामने एक बहुत मुश्किल विकल्प है। या तो एक ऐसा घर लो जो सस्ता तो है
पर शहर से इतना दूर है जहां ना स्कूल है, ना अस्पताल, ना आने जाने का कोई साधन। या फिर एक ऐसा घर देखो जहां सब कुछ है पर उसे खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो हाँ, समस्याएं गहरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमेशा ऐसा ही रहे ये जरूरी नहीं है। चलिए अब कुछ उन रास्तों पर नजर डालते हैं जिनसे हम बेहतर और ज्यादा रहने लायक शहर बना सकते हैं। देखिए, एक तरफ है हमारा आज का सिस्टम, ऊपर से थोपा हुआ, नौकरशाही से भरा और आम लोगों से पूरी तरह कटा हुआ। और दूसरी तरफ है वो रास्ता जिस पर हमें चलना चाहिए, जिसमें नागरिकों की बात सुनी जाए, स्थानीय सरकारों को असली ताकत मिले और योजनाएं एसी कमरों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत के हिसाब से बने। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, केरल ने ये करके दिखाया है। जब उन्होंने सच में सत्ता को नीचे तक पहुंचाया और नागरिकों को प्लानिंग में शामिल किया तो स्थानीय सरकारों को मिलने वाला फंड 50 गुना बढ़ गया। ये दिखाता है कि अगर नियत हो तो क्या कुछ मुमकिन है। और अच्छी खबर यह है कि समाधान के लिए हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। नीति आयोग ने भारत की शहरी प्लानिंग को सुधारने के लिए एक पूरा का पूरा रोडमैप पहले ही तैयार कर लिया है। ये रिपोर्ट कोई आम दस्तावेज नहीं बल्कि एक एक्शन प्लान है। ये साफ साफ कहती है मेयरों को असली अधिकार दो, सिर्फ नाम की नहीं, काम करने वाली योजना समितियां बनाओ, हजारों खाली पड़े टाउन प्लानर्स के पदों को भरो और उन पुराने कानूनों को बदलो जो विकास को रोक रहे हैं। तो आखिर में बात यहां आकर रुकती है, हमारे शहरों को ठीक करने की योजनाएं, विचार और खाके सब कुछ मौजूद हैं। असली सवाल ये नहीं है कि कैसे करें, बल्कि ये है कि क्या हमारे पास एक समाज के तौर पर इन योजनाओं को हकीकत में बदलने की इच्छा शक्ति है।